नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि परफेक्शन IAS के द्वारा प्रयास नाम का एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें 6 प्रैक्टिस सेट करवाने का वादा किए थे, जिसमें मैंने टेस्ट 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसके वजह से मेरे पास इसके क्वेश्चंस नहीं हैं। मैंने अपीयर हुआ था प्रयास टूल्स प्रैक्टिस सेट से, तो मेरे पास इसका है अवेलेबल 2 3 4 फ़िलहाल हैं। अभी 5वां 6ठा होना बाकी है, तो जब ये होंगे तो करवा दूंगा। फ़िलहाल 2 3 4 मैं करवाता हूँ। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था? तो वो संबंधित था पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम। इस राजवंश की राजधानी वातापी या बादामी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी या बादामी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश से संबंधित थे? तो वो थे चालुक्य वंश से संबंधित थे। और चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने किए थे। पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना किए थे। राजधानी कहाँ थी? बादामी या वातापी। मुइजुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? मुइजुद्दीन मोहम्मद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता था। मुइजुद्दीन मोहम्मद को किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद गोरी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग। चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग के। निम्नलिखित में से कौन मध्यपाषाण कालीन स्थल नहीं है? तो वो कौन नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा ई। कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थल आप जान लीजिए। बीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल पे है। पश्चिम बंगाल में कौन सा जगह है? बीरभानपुर, जो कि मध्यपाषाण कालीन स्थल है। फिर आप याद रख लीजिएगा लंघनाज, जो कि गुजरात में है। लंघनाज कहाँ है? गुजरात में। लंघनाज कहाँ है? गुजरात में, जो भी मध्यपाषाण कालीन स्थल है। फिर आप याद रख लीजिए टेरी समूह, एक नया नाम याद रख लीजिए, टेरी समूह। टेरी समूह कहाँ है? तमिलनाडु में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बागोड़ कहाँ है? तो बागोड़ आप लोग को याद रखना होगा कि राजस्थान में है। बागोड़ कहाँ है? राजस्थान में। सराय नहर राय हो गया। फिर एक महादहा है उत्तर प्रदेश में। तो 4 तो यही हो गए मध्यपाषाण काल, यानी चारों के चारों मध्यपाषाण कालीन थे। महादहा कहाँ है? यूपी में। लंघनाज गुजरात में। बागोड़ कहाँ है? राजस्थान में। बीरभानपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये सारे मध्यपाषाण कालीन हैं। फिर टेरी समूह याद रखिएगा, इसके अलावा तमिलनाडु में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। इसके अलावा सराय नाहर राय याद रखिएगा, जो कि मध्यपाषाण कालीन स्थल है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पाई स्थल नहीं है? अब पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पाई स्थल नहीं है। इसका भी उत्तर ई हो जाएगा। देखिए, ये सारे जो देख रहे हैं, देसलपुर, रोपर, मंडा, आलमगीरपुर, ये चारों के चारों ही हड़प्पा स्थल हैं। मंडा, रोपर, हड़प्पा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा, लोथल, ये सारे भी हड़प्पा सभ्यता है। तो देसलपुर, रोपर, मंडा, आलमगीरपुर ऑप्शन के हिसाब से सारे हड़प्पा स्थल हैं। दर्शन किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है?
तो न्याय। दर्शन किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो न्याय। आप लोग को एक बात बता दूं कि दर्शन 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 जो हैं, दर्शन तो का अन्य मत और भी हैं। एक तो न्याय हो गया, माने टोटल 6 दर्शन होते हैं। एक तो न्याय हो गया, दूसरा सांख्य हो गया, योग हो गया, वैशेषिक हो गया, मीमांसा हो गया और वेदांत हो गया। जो कि जिसमें कि मीमांसा और वेदांत हो गया। सांख्य योग 6 आप याद रखिएगा, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए कि दर्शन के किस मत के अनुसार ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो ये पूछ रहा है कि जो आपके पास 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शन में से कौन सा दर्शन है जो मत बताता है कि ज्ञान के अर्जन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो उसमें न्याय का जो दर्शन है उसमें ये बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था। पाइका विद्रोह के जो नेता थे बख्शी जगबंधु थे। कौन थे? बख्शी जगबंधु। और ये पाइका विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्व कौन किया था? तो बख्शी जगबंधु ये नेतृत्व किए थे और ये उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था 1817 ईस्वी में। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक साजिश कहा गया था? तो वो कहा गया था सर जेम्स और डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स ऑटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक साजिश कहा था, या फिर समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम भी बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1855 को पहली जूट मिल 1855 को स्थापित की गई थी। और ये कहाँ की गई थी? तो बंगाल में किया गया था। बंगाल का एक रिसरा नाम बोल के जगह है, रिसरा। बंगाल के रिसरा में 1855 में बंगाल में पहली जूट, मतलब भारत में पहली जूट खोला गया था 1855 में बंगाल के रिसरा शहर में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे कि पहला सूती कपड़ा मिल 1853 में खोला गया था बम्बई में। ठीक है, देखेंगे हम लोग अब 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन करें। सही मिलान कौन है उसका चयन करने कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड रीडिंग। कि लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ही चौरी चौरा घटना हुआ था। और चौरी चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरी घटना। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कौन से गवर्नर के टाइम पे? तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। लॉर्ड रीडिंग का जो समय काल रहा था 1921 से 1926 के बीच रहा था। लॉर्ड रीडिंग का समय काल कब रहा था? तो 1921 से 26 के बीच में रहा था। एक बार फिर से सुन लेंगे और याद कर लेंगे। लॉर्ड रीडिंग का काल जो कि 1921 से 1926 तक रहा था, उनके समय में चौरी चौरा का घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अब देखिए एक चीज़ और याद आप रखिए कि लॉर्ड मिंटो जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, फिर से सुन लीजिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 के दौरान रहा था, तो इनके कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। कौन से गवर्नर के टाइम पे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर आप याद रखिए पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट के बारे में लॉर्ड विलिंगटन के बारे में याद रखिए। उनके काल में ही 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। और लॉर्ड विलिंगटन का जो समय काल था 1931 से 32 था। लॉर्ड विलिंगटन का समय काल कब था? तो 1931 से 1936। लॉर्ड विलिंगटन का समय काल था 1931 से 36। इनके समय में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था।
लास्ट आप याद रखेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन वैसे 1936 से 44 के बीच में लॉर्ड लिलिंथगो के बीच में लॉर्ड लिलिंथगो जब 1936 से 44 के बीच में आया था तो उसी के समय में क्रिप्स मिशन भी आया था। तो क्रिप्स मिशन कौन से गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो लॉर्ड विलिंगटन के काल में। लॉर्ड विलिंगटन सॉरी आई एम सॉरी रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं क्रिप्स मिशन के बारे में गलत बता दिया। क्रिप्स मिशन के बारे में फिर से सुन लीजिए। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिलिंथगो के समय काल में आया था। लॉर्ड लिलिंथगो का समय काल 1936 से 44 के बीच में रहा था, 8 साल के लिए। तो क्रिप्स मिशन कब आया? तो लॉर्ड लिलिंथगो के समय काल में 1936 से 44 तक लिलिंथगो का समय काल था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ लॉर्ड विलिंगटन के काल में। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक रहा और 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो रहा, जिसके समय में मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई। और लॉर्ड रीडिंग जिसका समय काल 1921 से 26 तक रहा, 1921 से 26 तक रहा, उसके काल में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का घटना हुआ। भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे शशिपाद बनर्जी। भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो शशिपाद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध जो लड़ा गया था वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। और ये लड़ाई कब हुई थी? तो 15 अप्रैल 1658 को 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो 1576 को इसने मिला लिया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया? तो 1576 को। 15 का आंसर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध पहले घटित हुआ? तो पहले खानवा का युद्ध हुआ। देखिए आपको हम ईयर बता देते हैं तो आप लोग को आसानी से समझ लेंगे। देख लीजिए खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ। कब हुआ? 1527 में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। चौसा का युद्ध हुआ 1539। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540। कन्नौज का 1540। तो देखिए खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर प्लस राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर प्लस राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच। बाबर और महमूद लोदी के बीच। तो BR और BL से मैंने कर दिया है। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। शेर शाह सूरी के बीच। चौसा का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 और 1540 में कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध आपको 1540। इन दोनों में अगर कन्फ्यूजन होगा तो चौसा C से लिखाता है, कन्नौज K से लिखाता है। ABCD के लेटर में C पहले आता है, K बाद आता है। तो आप इस तरीके से चौसा 1539 याद रखेंगे। अब 1540 एक साल बाद कन्नौज का युद्ध हुआ। दोनों युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। और आप ये जानते होंगे कि 1527 से भी पहले 1526 में पानीपत में लड़ाई हुआ था। इब्राहिम लोदी के खानवा का युद्ध में
सॉरी मतलब पहले तो 1526 में पानीपत का लड़ाई युद्ध हुआ, और फिर 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर ने लड़ा, और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। तो आप इससे याद रख ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये महमूद लोदी से लड़ा गया है घाघरा में, और पानीपत में इब्राहिम लोदी से लड़ा गया था बाबर के द्वारा। अब देख लीजिए 16 नंबर, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो वो दी गई थी गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो गुरु तेग बहादुर को दी गई थी। 17 नंबर, जवाबित संबंधित थे। जवाबित संबंधित थे किस चीज़ से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे राज्य कानून से। जवाबित किससे संबंधित थे? तो राज्य कानून से। तुकाराम किस शासक के समकालीन था? तो वो था ऑप्शन ई। देखिए संत तुकाराम राम शिवाजी, मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। संत तुकाराम किसके किसके समकालीन थे? तो शिवाजी के भी समकालीन थे, शिवाजी के भी समकालीन थे, जहांगीर के भी समकालीन थे, और शाहजहां के भी समकालीन थे। शाहजहां के भी समकालीन थे तुकाराम। और आपको इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इनके माता पिता हिंदू थे, देवता विष्णु के अवतार विठोबा के भक्त थे। उनके गुरु संत चैतन्य महाप्रभु थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुकाराम के गुरु कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु, संत चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु थे। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि तुकाराम का गुरु कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने अपने बाद के अधिकांश वर्ष भक्ति पूजा, कीर्तन और अभंग कविता की रचना में बिताए। 90 नंबर। तो आप समझ रहे होंगे तुकाराम शिवाजी, जहांगीर, शाहजहां के समयकाल के थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखा था, जिसमें उन्होंने इंडियन वेल्थ ड्रेन इन ब्रिटेन के सिद्धांत को ध्यान दिया था। ठीक है। और इनके अलावा इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिए कि रास गुप्तार उनका एक गुजराती पाक्षिक प्रकाशन था। ठीक है। और ये जो संसद चुने गए थे ब्रिटिश संसद में, वो कौन से पार्टी से थे? तो वो थे लिबरल पार्टी से चुने गए थे। कौन से पार्टी से? लिबरल पार्टी से। बिहार के चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित था? तो वो संबंधित था ऑप्शन ई। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, जिसी को प्रथम सविनय अवज्ञा के नाम से जाना जाता था। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ, जिसको कौन सा सविनय अवज्ञा बोला जाता है? तो प्रथम सविनय अवज्ञा। इसकी कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए, अच्छा रहेगा। गांधी जी से राजकुमार शुक्ल द्वारा बिहार के चंपारण के नील बोने वालों के संदर्भ में किसानों की समस्याओं पर गौर करने का अनुरोध किया था। बिहार में चंपारण आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है राजेंद्र प्रसाद, लेकिन राजेंद्र प्रसाद भी थे। मजहर उल हक जो कि ऑप्शन में नहीं है, वो भी थे। मजहर उल हक, महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, रामनवमी प्रसाद, जे बी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, एन सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रज किशोर प्रसाद और जे बी कृपलानी भी थे। श्री कृष्ण सिंह नहीं थे। देख लीजिए जे बी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद थे, फिर और कौन थे? फिर थे महादेव देसाई, नरहरि पारेख थे, मजहर उल हक थे, और फिर राजेंद्र प्रसाद थे। श्री कृष्ण सिंह नहीं थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, ताकि ढेर सारा ऑप्शन सही है। पटना के गोलघर का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ था? तो वो हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में पूरा हो गया है,
क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 का बीच में रहा था। गोल घर का निर्माण अनाज के भंडार के लिए किया गया था। इस वास्तुकला का कप्तान जॉन गास्टिन थे। कौन थे? जॉन गास्टिन थे। इसका निर्माण 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ। इसका ऊंचाई 29 मीटर है, 29 मीटर। इसका निर्माण कब हुआ? तो 20 जुलाई 1786 को। कब? 20 जुलाई 1786 को। 22 नंबर, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करें। तो गलत जोड़ा क्या है? तो भोंसले, पूना। भोसले पूना में नहीं बल्कि नागपुर में थे। भोसले कहाँ थे? नागपुर में थे। कहाँ? नागपुर में। बाकी सारे के सारे सत्य हैं। देख लीजिए, गायकवाड़ बड़ौदा नागपुर बता दिया भोसले। और इंदौर के होलकर हुआ करते थे। होलकर कहाँ के? इंदौर के। ग्वालियर के सिंधिया। एक पूना याद रख लीजिए, पूना में पेशवा कहलाता था, पेशवा ही था। पूना में क्या था? पेशवा। तो पूना, पेशवा, फिर नागपुर, भोसले, ग्वालियर, सिंधिया, इंदौर, होलकर और गायकवाड़ बड़ौदा। ये सब क्या है एक्चुअली में? जो मैंने ये भी 5 याद करवा, ये कुछ नहीं, मराठा परिवार प्रमुख रूप से यही थे। मराठा का ही परिवार था। इन 5 नामों के नाम से जाना गया। बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ लड़ा था? तो वो लड़ा था ली ग्रैंड। बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ लड़ा था? तो ली ग्रैंड। इनकी मृत्यु अगर पूछा जाए कि कब हुआ था तो बताइएगा 26 अप्रैल 1858 को। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को। और इनका जन्म 1782 में हुआ था। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1782 में। कौन सा जिला? शाहाबाद जिला के जगदीशपुर गांव में। अगस्त 1918 में बम्बई में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो वो की सैयद हसन इमाम ने। अगस्त 1918 में बम्बई में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो सैयद हसन इमाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन जेल के कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे? तब वो चले गए थे छपरा जेल के। बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल के कैदी नग्न हड़ताल पर चले गए थे? तो छपरा जेल। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र का शुरुआत किया था? तो वो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये एक सोम प्रकाश बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। सोम प्रकाश कैसा था? तो बंगाली। कब चालू हुआ था? तो 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं। तो प्रांत और केंद्र में द्वैध शासन। यही गलत है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम में संयुक्त बैठक का प्रावधान था, द्विसदनीय विधानमंडल था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। यहाँ बोल रहा है कि प्रांतों और केंद्र में द्वैध शासन, जो कि गलत है। प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम में संघीय न्यायालय का भी स्थापना किया गया 1937 में। अखिल भारतीय संघ का भी स्थापना किया गया। फिर राज सचिव की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। मतलब प्रांतीय स्वायत्तता किया गया, एक द्विसदनीय विधायिका किया गया और संघीय अदालत, ये सारे सही हैं। तो ऑप्शन समझ में आ गया होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, कि प्रांत में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था। ये आप याद रखिएगा।
29 नंबर 29 कह रहा है कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस अखबार को रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था अमृत बाजार पत्रिका। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस अखबार को रातों रात अंग्रेजी प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका। हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था? तो वो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग के आया था कब? 1882 में। और 1854 के डिस्पैच के बाद, सॉरी एक बार फिर से सुन लीजिए इसका कहानी। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1854 के डिस्पैच के बाद से देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई। हंटर आयोग की रिपोर्ट ज़्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रहा। तो कौन सा शिक्षा के लिए? प्राथमिक शिक्षा और साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के लिए भी ये ठीक ठाक रहा। तो चलिए आप देख लीजिए, आप इससे इतना पॉइंट याद रखेंगे कि हंटर आयोग के रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष बल दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा। किसानों के असंतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण एका आंदोलन हुआ? तो इसका क्या था? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। देखिए कैसे। किसानों के असंतोष का मुख्य मुद्दा क्या था जिसके कारण एका आंदोलन हुआ? 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ जिला हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसान असंतोष फिर से उभर आया। कहाँ संयुक्त प्रांत के कौन से जिला? हरदोई में, बहराइच में, सीतापुर में किसान असंतोष फिर से उभर आया। कब? 1921 में। मुद्दा क्या था? तो उच्च किराया था, उच्च लगान मतलब उच्च किराया दर्ज, उच्च लगान या उच्च किराया कह सकते हैं। उच्च किराया दर्ज दरों से 50% अधिक था। कितना था? 50% से अधिक था। और इसका आंसर तो आप याद रखेंगे ई। दूसरा, राजस्व वसूली के प्रभारी ठेकेदारों का उत्पीड़न माने मूल भूमि अधिकारों का उन्मूलन नहीं, मतलब शेयर लगान की प्रथा था। राजस्व संग्रह के प्रभारी ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न किया जाता था। तो ये तीनों ही कारण थे। ये एका आंदोलन के कौन से कारण थे? तो ये तीनों कारण थे। कौन से कारण थे? शेयर लगान की प्रथा, राजस्व संग्रह के प्रभारी ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न और उच्च लगान दर्ज दरों से 50% अधिक था। एका आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? मतलब नेता कौन थे? तो आप याद रखेंगे मदारी पासी इसके नेता थे। और आप लोग को बता दूं कि यह मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा किए गए गंभीर उत्पीड़न ने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो समझ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। एक लेख में इन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय ने, कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों से प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी। 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में दूसरे सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह का अनुसरण किसने किया था? तो वो किया था अनुग्रह नारायण सिंह ने। 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में दूसरे सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह का अनुसरण किसने किया? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। नारायण सिंह ने। आप लोग को पता होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। और आप लोग को पता होगा कि इसके सबसे पहले व्यक्ति जो थे
विनोबा भावे और फिर दूसरे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव का ही परिणाम था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसका परिणाम था? तो अगस्त प्रस्ताव का। और बिहार की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह बिहार में पहला सत्याग्रही थे और दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। देखते हैं 34 नंबर, पृथक बिहार प्रांत आंदोलन के उद्भव से कौन संबंधित थे? तो वो संबंधित थे, आंसर ई। देखिए, एक अलग बिहार प्रांत आंदोलन की शुरुआत का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। किनको? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण को जाता है, इन दोनों को ही जाता है। इस आंदोलन में सहयोग करने वाले भी अन्य व्यक्ति थे। कौन कौन? नंद किशोर लाल और अली इमाम। इनके अलावा और भी थे कृष्ण सहाय, मजहरूल हक और दीप नारायण सिंह। कौन कौन? दीप नारायण सिंह, मजहरूल हक और कृष्ण सहाय और अली इमाम, नंद किशोर लाल, इन दोनों का सहायता किए थे। मेन रूप से सच्चिदानंद सिंह और महेश नारायण ही अग्रणी थे। सिक्की ग्रास का सामान्य नाम क्या है जो बिहार में सिक्की शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बेटीवर ग्रास। सिक्की ग्रास का सामान्य नाम क्या है जो बिहार में सिक्की शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटीवर ग्रास। सिक्की एक प्रकार की घास है और प्राकृतिक रेशों की श्रेणी में आता है। इसका सामान्य नाम क्या है? बेटीवर ग्रास। मधुबनी सिक्की हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पाया जाएगा? तो कोसी, गंडक, बागमती, कमला आदि नदियों के किनारे के नम और कीचड़ वाले क्षेत्र में अच्छी तरह से बढ़ता है। यह आमतौर पर सुनहरे रंग का होता है। आप सिक्की घास का मतलब समझ गया कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो कोसी, गंडक, बागमती, कमला नदी, ये सब नदियों के किनारे जो कीचड़ वाला क्षेत्र होता है वहाँ ये सुनहरे रंग का होता है। इसका सामान्य नाम बेटीवर ग्रास होता है। बिहार का कौन सा जिला 2001 में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था? तो वो आया था अरवल। बिहार का कौन सा जिला 2001 में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था? तो अरवल। 37 का देखिए, किस कंपनी के जुलाई 2021 में भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के निर्माण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो पैनासिया बायोटेक। किस कंपनी को जुलाई 2021 में भारत में स्पुतनिक वैक्सीन निर्माण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो पैनासिया बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास किससे संबंधित है? तब वो संबंधित है यूरोपीय संघ से। हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास किससे संबंधित है? तो यूरोपीय संघ से। भूमध्य सागरीय जलवायु के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ऑप्शन ई। अब इसका आंसर देख लीजिए, भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन ई। उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु भूमध्य सागरीय विश्व के अपेक्षाकृत कम क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच पाया जाता है। कहाँ से कहाँ? उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, ये भूमध्य रेखा हो गया, और यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में ही पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के बीच पाया जाता है। यह मध्य चिली, कैलिफोर्निया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर के पास स्थित देशों केप टाउन आदि में पाया जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है? तो वो स्थित है दक्षिण अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें टोटल 572 आइलैंड हैं, जिनमें 38 बसे हुए हैं। इनमें से 38 आइलैंड पर लोग बसे हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है।
टोन्स नदी किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? टोन्स नदी किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? यमुना। यमुना। टोन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है, जो हिमाचल प्रदेश को छूती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। बुलर झील। बुलर झील भारत के किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? बुलर झील भारत के किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज। ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज। बुलर झील भारत के किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज। जाति को अंतिम बार भारत की जनगणना में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1931 में। जाति को अंतिम बार भारत की जनगणना में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1931। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शांति, मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई? तो ये मनाई, ये कब मनाई? तो कौन किसने मनाई? तो रूस ने। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ शांति, मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई? तो रूस के साथ। 45 नंबर। ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किगाली संशोधन संबंधित है। किगाली संशोधन संबंधित किससे है? तो वो संबंधित है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। किगाली संशोधन संबंधित है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। अब 47 नंबर का आंसर देखिए। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 1.3%। 1.3%। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत लगभग है। अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछ रहा है, तो 1.3% एसटी। रीगा किस देश की राजधानी है? रीगा किस देश की राजधानी है? तो लातविया। लातविया की राजधानी रीगा। लातविया की राजधानी रीगा। और आप लोग को बता दूं कि बाल्टिक सागर बाल्टिक मतलब कंट्री कहलाएगा लातविया। और एस्टोनिया की राजधानी तेलीन है। कहाँ? एस्टोनिया की राजधानी तेलीन। एस्टोनिया की राजधानी तेलीन। और बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा। तेलीन। एस्टोनिया की राजधानी तेलीन, बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा, लातविया की राजधानी रीगा। और लिथुआनिया की राजधानी कहाँ होता है? तो विनियस। लिथुआनिया का विनियस। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो वो है ऑप्शन ई, ठंडी महासागरीय जलधारा। तो देखिए ठंडी महासागरीय धारा कैलिफोर्निया धारा ठंडी महासागर धारा है। और फिर हम्बोल्ट धारा भी ठंडी महासागर धारा है। फिर कैनारी धारा भी ठंडी महासागर धारा है। लेब्राडोर भी ठंडी ही है। फिर बेंगुएला धारा, फॉकलैंड धारा, ओखोटस धारा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा, ये सारे ठंडी जलधारा है। बाकी अगुलहास और गिनी धारा और अगुलहास ये भी गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा में कुछ और हैं: गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा, वेस्ट विंड ड्राफ्ट, मॉनसून धारा, इक्वेटोरियल काउंटर धारा, ब्राज़ील धारा, ये सारे के सारे क्या हैं? गर्म जलधारा हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिए कि अंटार्कटिक परिपथ धारा सबसे लंबी महासागरीय धारा है। अगर पूछे कि सबसे लंबी महासागरीय धारा कौन है तो बताइएगा अंटार्कटिक परिपथ धारा। 50 नंबर। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो रानीगंज। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? रानीगंज। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं विनोद कापड़ी। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनोद कापड़ी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार की कुल अनुमानित बजट व्यय था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितना अनुमानित था? तो वो था
2.18 लाख रुपया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का कुल अनुमानित बजट व्यय था 2.18 लाख करोड़ रुपया। फिर भारत का कौन सा शहर हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो वो हुआ है श्रीनगर। श्रीनगर भारत का कौन सा शहर हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल हुआ है? श्रीनगर। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2021 इंडेक्स हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 इंडेक्स हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस संस्थान ने मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो वो की है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए किस संस्थान ने मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत का ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों परिवहन से। भारत का ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो परिवहन से संबंधित है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीब है? तो 51.9% गरीब है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है? तो वो दिखाई है आंध्र प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है? तो आंध्र प्रदेश। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो वो बना 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थानों का उनकी स्थापना के संबंध में सही मिलान का चयन करें। तो RBI का स्थापना 1934 में सही मिलान का चयन। तो LIC का स्थापना 1956 में, ये सही है। बाकी RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुआ था। और RRB का स्थापना पहला जो RRB खुला था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को पहला RRB का गठन हुआ था। नाबार्ड का गठन 1983 में नहीं 1982 में हुआ था। LIC का गठन 1956 में। आप लोग को बता दूं कि RBI 1934 का RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना RBI का और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण। नाबार्ड का स्थापना 1982 में, LIC 1956 में, RRB पहला RRB 2 अक्टूबर 1975 को बना। 2020 में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन था? तो वो कौन था? तो वो था USA। 2020 में विश्व में प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन था? तो USA। प्लासी की लड़ाई किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी आलमगीर द्वितीय। प्लासी की लड़ाई किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ी गई थी? तो आलमगीर द्वितीय। कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है लॉफर वक्र। कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो लॉफर वक्र।
किसी देश के आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है तो वो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है तो वो है अनुच्छेद 226। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 226। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के संबंध में सही नहीं है, माने गलत कथन है। तो गलत कथन क्या हो जाएगा, बी। वह पद छोड़ने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में किसी अन्य पद को ग्रहण कर सकता है, ये गलत है, ये गलत कथन है। देखिए, CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। CAG की नियुक्ति किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यह अनुच्छेद 148 में वर्णित भी है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। यह 6 वर्ष की आयु तक और 65 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। 6 वर्ष हो या तो 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाओ उतने वर्ष तक ये अवधि तक ये कार्यभार संभाल सकता है। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। वह कार्यकाल की रक्षा प्रदान करती है। इनका वेतन जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, माने जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनके वेतन के समान ही होता है। ठीक है, ठीक है। उसका कार्यकाल उसे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है ना। वह 65 वर्ष 6 वर्ष की आयु तक धारण करता है। भारत के संविधान में CAG एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है, तभी तो आर्टिकल 138 में इसका वर्णन है। बाकी वह पद छोड़ने के बाद केंद्र राज्य सरकार में किसी अन्य पद को ग्रहण कर सकता है, एक्चुअली नहीं कर सकता है, पद ग्रहण अन्य कार्यालय में नहीं कर सकता है। तो आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है तो वो है 57वां संविधान संशोधन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है तो 97वां संविधान संशोधन ये संबंधित है। ये संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की आवश्यकता है और ऐसी बात 1343B में किया गया है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है तो फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है तो राज्य पुनर्गठन से। इसमें 3 सदस्य थे। इस आयोग में टोटल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। और ये कब आया था 1953। भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल के पद के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन पूछ रहा है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि ये चारों के चारों ही कथन सत्य हैं। पहला, वह राज्य विधायिका का सत्र बुला सकता है या उसका सत्रावसान कर सकता है। वह राज्य विधायिका का सत्र बुला सकता है या उसका सत्रावसान कर सकता है। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तीसरा कथन, राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल के पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ये सही है। वह संबंधित राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करती है। तो जिस राज्य में राज्यपाल होते हैं उस राज्य का महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करते हैं ये। सिक्किम किस वर्ष में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना तो ये बना था 1975 में। सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना तो 1975 में। निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन करें तो सही जोड़ा क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये बात सही है। बाकी क्या है, गलत है। तो देख लीजिए, आम आदमी पार्टी DMK दोनों राज्य स्तरीय पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी और DMK ये दोनों ही कैसे पार्टी हैं तो क्षेत्रीय पार्टी हैं। कौन से पार्टी हैं तो राज्य स्तरीय पार्टी हैं। और राकांपा और बसपा राष्ट्रीय पार्टी हैं। बाकी राकांपा मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एक ठो और कौन है, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी। बसपा ये क्या है,
ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी हैं। बाकी आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी, ये दोनों ही राज्य पार्टी हैं। कौन से हैं? राज्य स्तरीय पार्टी। 72 का क्वेश्चन, हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, अमेरिका संविधान से और भी बस विशेषताएं ली गई है, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उपाध्यक्षों के पद को हटाना, ये सारे के सारे अमेरिका से लिए गए हैं। क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है यूएसए से, न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उपाध्यक्षों के पद को हटाना, ये भी लिया गया है। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर में। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है वह बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर में। बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये हैं तिरहुत। बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं? तो तिरहुत में। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है, इसे लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसे लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यही कथन गलत है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे केवल एक मंत्री ही पेश कर सकता है। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए रोका जा सकता है। तो आप धन विधेयक से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स याद रखेंगे कि यह केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसे केवल एक मंत्री ही पेश कर सकता है। तीसरा पॉइंट कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, और चौथा पॉइंट कि राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों की अवधि तक ही रोक सकता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता, राज्यसभा में नहीं। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा केवल 14 दिनों की अवधि के लिए ही रोका जा सकता है। बाकी इसे लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं, बल्कि कोई मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। वंदे मातरम गीत सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष गाया गया था? तो वो गाया गया था 1896 में। देखिए, वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, संस्कृत में लिखे थे, और इसमें स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा दिया जाता था। वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और ये लिया गया था आनंदमठ एक उपन्यास है, उससे ही लिया गया है। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे कि संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है? तो है अनुच्छेद 11। संसद के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति है? अनुच्छेद 11। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है पश्चिम चंपारण। कहाँ है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य? तो पश्चिम चंपारण में। मैला आंचल नाम का एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। मैला आंचल नाम का एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था, क्या था? भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बुद्धू भगत। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार अल्कली के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है?
तो वो है आंसर नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड। नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड। इसका निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड को नहीं किया जाता है। रसायन शास्त्र में एक क्षारीय धातु या क्षारीय पृथ्वी धातु रासायनिक तत्व का एक मूल आयनिक लवण है। अल्कली क्षार को पानी में घुलने वाले क्षार के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। घुलनशील क्षार के घोल का pH 7.0 से अधिक होता है। कुछ क्षार कौन कौन है जो याद रखें? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। अब देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड ये दोस्तों क्षार नहीं है। क्या है? ये क्षार नहीं है। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रमुखता से पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टार्टरिक एसिड। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रमुखता से पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। निम्न में से कौन फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक है जो गर्म, शुष्क या खिली धूप वाली जलवायु में होता है? तो ये होता है ई। क्या होता है? ई। मतलब ई में क्या हो जाएगा आंसर? जरा देखिए, प्रकाश रासायनिक स्मॉग एक प्रकार का स्मॉग है जो तब उत्पन्न होता है जब सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। फिर से सुनिए, प्रकाश रासायनिक स्मॉग एक प्रकार का स्मॉग है जो उत्पन्न होता है जब सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह भूरे रंग की धुंध के रूप में दिखाई देता है और सुबह और दोपहर के दौरान सबसे प्रमुख होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में नाइट्रोजन O3 फिर PaNSO2 आदि के ऑक्साइड होते हैं। यह पर्यावरण और मनुष्य को प्रभावित करता है। इससे आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ होती है। PaN का मतलब हो गया पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन करने में। पैरऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, पैरऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। और बाकी आप लोग को पता होगा कि O3 भी है और SO2 भी है, SO3 और पैराऑक्सिल नाइट्रेट भी है। ठीक ना? तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रतिरोध धारा और समय पर निर्भर करता है। इसमें धारा को दुगना करने पर ऊष्मा कितनी होगी? तो ये हो जाएगी चौगुनी। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रतिरोध धारा और समय पर निर्भर करता है। इसमें धारा को दुगना करने पर ऊष्मा कितनी होगी? तो चौगुनी। आप इसको देख लीजिए कि कैसे बनाएंगे कि विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करते हैं। R प्रतिरोध के तार पर निर्भर करता है, तार पर, और I परिमाण के विद्युत धारा, T समय। तो RIT, तो इसका फार्मूला जो होता है हीट का वो होता है I² R और T। धारा को दुगना करने पर ऊष्मा चौगुनी हो जाएगी। देखिए I को दुगना करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, तो हीट कितना हो जाएगा? चौगुनी। समझ गए? हे फीवर एक एलर्जी प्रतिक्रिया है जो निम्न में किसके कारण होती है? तो वो होती है पराग। हे फीवर बाहरी या इंडोर एलर्जी जैसे पराग, धूल के कण आदि से एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है। इसे एलर्जी के राइनाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है? तो हे फीवर की एक एलर्जी प्रतिक्रिया है जो निम्न में से होता है पराग के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में भूमिका होता है? तो वो होता है वैसोप्रेसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का मानव शरीर में रक्तचाप प्रबंधन में भूमिका होती है? तो वैसोप्रेसिन। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है?
तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से किस कोशिकाएं अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ई। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग उपयुक्त सभी कार्यों में होता है, जैसे ध्वनि के पुनरुत्पादन में, फोटोमीटर में, फायर अलार्म में, सेल में, टेलीविजन में। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ध्वनि के पुनरुत्पादन में, यानी ध्वनि के पुनरुत्पादन का इंग्लिश होगा रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड में। फिर फोटोमीटर में, टेलीविजन में, फायर अलार्म बेल में। फिर से देख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ध्वनि के पुनरुत्पादन में, माने रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड में, टेलीविजन में, फोटोमीटर में, फायर अलार्म बेल में। मीथेन में किस प्रकार का अवंध होता है? तो मीथेन में किस प्रकार का अवंध होगा? तो आप पता है CH4, तो ये होगा सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन का अंग्रेजी देख लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड। मीथेन में कौन सा बॉन्ड होगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजक अवंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरणों और रूपांतरित ऊर्जा के लिए गलत जोड़े का चयन करें। तो वो चयन करने कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा 92 का ई। उपरोक्त सही मिलान सही है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। माइक्रोफोन किस चीज़ में करेगा? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी क्या करता है? रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में। और डायनोमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कह रहा है कि 155 डिग्री का फ़ारेनहाइट मान सेल्सियस में कितना होता है? तो ये हो जाएगा 68.3%। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। फार्मूला आप एक याद रखेंगे कि C = 5/9 F-32 ये है फार्मूला कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें सेल्सियस चाहिए, तो सेल्सियस तो निकालना ही है। और सेल्सियस = 5/9 इंटू F कितना दिया हुआ है? 155 और -32। और 155 - 32 कितना हो जाएगा आप बताएंगे? तो C = 5/9 और इंटू 5 में से 2 जाएगा 3, और 5 में से 3 जाएगा 2 और बच जाएगा 1। 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2 और बच जाएगा 1। तो 123 × 5 और बटा 9 आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? B आ जाएगा 68.3। आप इतना कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में कह रहा है, 94 में देखिए क्या कह रहा है कि समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श कहा जाता है। क्योंकि बादलों और अन्य मौसमी घटनाओं की अनुपस्थिति के कारण समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श कहा जाता है। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से दिखाई देता है? तो वो देता है 97 से 59%। 97 से 59% दिखाई देता है। आमतौर पर हम केवल 50% भाग ही देख पाते हैं, लेकिन चंद्रमा के लिबरेशन की प्रक्रिया के कारण हम पृथ्वी से 59% तक चंद्रमा देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग को ये पता चलना चाहिए कि लिबरेशन क्या होता है। तो लिबरेशन पृथ्वी बद्ध पर्यवेक्षकों द्वारा माना जाता है और उनके अनुसार इसमें परिवर्तन के कारण चंद्रमा की स्थिति बदलते रहती है। अब देखिए नेक्स्ट 96 नंबर 96 कह रहा है कि यदि किसी तार का व्यास 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उसका इसमें आंसर देगा प्रतिरोध 1/9 भाग होगा। ये कैसे, जरा देखिए। R = एक फार्मूला आप याद रखेंगे कि ρL/A। ρL लेंथ है, A एरिया है और ये डेंसिटी है और R क्या है? रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि यदि किसी तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो एरिया बराबर, आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, πr²। ठीक है। तो इस तरीके से पुट करिएगा तो आंसर आ जाएगा प्रतिरोध 1/9वां भाग हो जाता है। 97 निम्नलिखित में से
किस जीव में पोषण का तरीका परजीवी पोषण प्रकार का होता है? तो वो होता है प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से किस जीव में पोषण का तरीका परजीवी पोषण प्रकार का होता है? प्लाज्मोडियम। आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है किनको? तो जाना जाता है मेंडल को। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मेंडल को। किस जानवर का दिल 3 कक्षीय होता है? किस जानवर का दिल 3 कक्षीय होता है? तो वो होता है मेढक का। किस जानवर का दिल 3 कक्षीय होता है? मेढक का। मछली में 2 कक्षीय होता है। मछली में 2 कक्षीय। मगरमच्छ में 4 कक्ष वाला होता है। और तोता का दिल भी 4 कक्षों वाला ही होता है। मछली का कितना होता है? 2 और 3 होता है मेढक का। ठीक है, मेढक का दिल 3 कक्षे का, मगरमच्छ 4 कक्षे का, तोता 4 कक्षे का, मछली 2 कक्षे का। पुष्प के नर भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पुंकेसर। पुमंग पुंकेसर से ही बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर जो नर प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है में एक डंठल या एक रेशा और एक परागकोश होता है। ठीक है, अब देखिए आपको बाह्य दल पता करना होगा। बाह्य दल पुष्पकोश, जिसको कैलेक्स भी कहते हैं। कैलेक्स पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। और कोरोला क्या होता है? यानी दलपुंज। ये दलपुंज होता है, पंखुड़ियों से बना होता है, पंखुड़ियों से। और स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है। नर भाग पुंकेसर और स्त्री भाग माने मादा भाग स्त्री केसर। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो वो होते हैं 12 जोड़े। 12 जोड़े। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। 102। पेंसिल द्वारा लिखे शब्दों को मिटाने के लिए जिस रबर का प्रयोग किया जाता है वह मूलतः है, वो है विनाइल रबर। पेंसिल द्वारा लिखे शब्दों को मिटाने के लिए जिस रबर का प्रयोग किया जाता है वह मूलतः है विनाइल रबर। अब देखते हैं 103 नंबर। 103 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का परमाणु द्रव्यमान उच्चतम होता है? तो वो होता है लेड का परमाणु द्रव्यमान उच्चतम होता है। लेड का 207 होता है। प्लेटिनम का होता है 195। पारा का हो जाता है 200 और फिर सोना का कितना हो जाता है? 196। तो आप याद रखेंगे कि प्लेटिनम 195 एटॉमिक मास और सोना का 196, लेड का 207, पारा का 200। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेड। धुआं उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण है? तो गैस में ठोस का मिश्रण। धुआं किसका उदाहरण है? तो गैस में ठोस का मिश्रण। और धुआं एक एरोसोल का उदाहरण है। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? तो ये है वेबर। चुंबकीय प्रवाह की एसआई मात्रक क्या है? तो वेबर। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। टेस्ला किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। और एम्पियर वर्ग मीटर ये किसका होता है? ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होता है एसआई यूनिट एम्पियर वर्ग मीटर किसका होता है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। और मैक्सवेल होता है चुंबकीय प्रभाव का जो सीजीएस यूनिट होता है वो मैक्सवेल ही होता है। और चुंबकीय प्रवाह का एसआई वेबर होता है। और वेबर का ही सीजीएस में मैक्सवेल कहते हैं। वेबर का मतलब होता है वोल्ट सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? तो वो रहती है ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एक तरल है और इसका रंग लाल भूरा होता है। लाल भूरा रंग होता है ब्रोमीन का और कमरे के तापमान पर लिक्विड में होगा। और यह -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है
आयोडीन, इसमें देख रहे होंगे आयोडीन एक अधातु है, क्या है, नन मेटल, कमरे के तापमान पर लगभग काला ठोस है। आयोडीन का अगर रूम टेम्परेचर पर देखा जाए तो वो ब्लैक सॉलिड हो जाएगा, ब्लैक सॉलिड हो जाएगा। हीलियम कमरे के तापमान पर एक गैस है, हीलियम क्या है, रूम टेम्परेचर पर गैस। क्लोरीन कमरे के तापमान पर एक हरे पीले रंग का गैस है। ये जो क्लोरीन देख रहे हैं वो हरा पीला रंग का गैस है कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर। रेयॉन रासायनिक रूप से हैं, क्या हैं, तो वो हैं सेलुलोज। रेयॉन रासायनिक रूप से क्या हैं, सेलुलोज। 108 नंबर, सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, सूर्य अपने ऊर्जा प्राप्त करता है हाइड्रोजन नाभिक के हीलियम नाभिक में संलयन से। सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त कैसे करता है, तो हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन से। घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से एक है, क्या है, तो वो है समानांतर कनेक्शन, समानांतर कनेक्शन। घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से एक है समानांतर कनेक्शन। स्टेनलेस स्टील पैन के नीचे तांबे का लेप क्यों लगाए जाते हैं, तो वो लगाए जाते हैं तांबे की चालकता स्टेनलेस स्टील से अधिक है। स्टेनलेस स्टील पैन के नीचे तांबे का लेप क्यों लगाए जाते हैं, तो तांबे की चालकता स्टेनलेस स्टील से अधिक है। 111, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है, तो वो जीता है राफेल नडाल। और डेनियल मेदवेदेव को हराया है राफेल नडाल ने, डेनियल मेदवेदेव को हराया है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता, तो राफेल नडाल ने। भारत P-81 पेट्रोल विमान खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, तो USA से खरीद रहा है। P-81 पेट्रोल विमान खरीद रहा है भारत USA से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे सौरोपोड डायनासोर की जीवाश्म हड्डी के टुकड़े खोजे हैं, तो वो खोजे हैं मेघालय से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे सौरोपोड डायनासोर की जीवाश्म हड्डी के टुकड़े खोजे हैं, तो कहाँ से, तो मेघालय से। नेक्स्ट सवाल, लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कारों में सर्वाधिक पुरस्कार का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है, तो किस खिलाड़ी के नाम पर है ये, तो रोजर फेडर के नाम पर है, रोजर फेडर के नाम पे है। लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कारों में सर्वाधिक पुरस्कार का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है, तो रोजर फेडर। 115 नंबर, चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन निम्नलिखित में से किस ग्रह पर उतरा, तो वो उतरा है मंगल ग्रह पे। चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन निम्नलिखित में से किस ग्रह पर उतरा, तो मंगल पर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है जुलाई 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है जुलाई 2021, सॉरी तो गलत है थोड़ा सा, यहाँ पर जुलाई 2021 नहीं बल्कि 12 मई होगा, सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, 12 मई। और 2021 का थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 2021 का थीम क्या है नर्स दिवस का, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विथ द लैम्प कहा जाता था, द लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अल अक्सा मस्जिद निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो बहुत ही आसान सवाल, इजराइल में। यह यरूशलेम यानी इजराइल में स्थित है। यह मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र संरचनाओं में से एक है। यहूदी इसे मंदिर पर्वत कहते हैं, क्या कहते हैं यहूदी लोग, मंदिर पर्वत। और मस्जिद मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए पवित्र माना जाता है कि मस्जिद का निर्माण 8वीं शताब्दी में पूरा हुआ था। महेंद्रगिरी को किस राज्य सरकार द्वारा नए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो उड़ीसा।
महेंद्रगिरी को किस राज्य सरकार द्वारा नए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो उड़ीसा के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो वो है 140। 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 140। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो वो की गई है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय। संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो की गई थी ट्राइफेड। संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू की गई थी? ट्राइफेड। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज निम्न में किसका भाग है? तो वो भाग है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज निम्न में से किसका भाग है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 48वें। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत H2 गठबंधन IH2A संबंधित है? तब वो संबंधित है हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से। भारत H2 गठबंधन IH2A संबंधित है हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो वो हैं मुजफ्फरपुर से। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? मुजफ्फरपुर। बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है ऑप्शन ई। देखिए, भागलपुर फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है। भारत के भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यहाँ अग्नि मिट्टी का सर्वेक्षण और अनुमान लगाया। आग के ईंटों का निर्माण में प्रयुक्त फायर क्ले हैं। इसके उपयोग सिरेमिक उद्योग में भी किया जाता है। भागलपुर में चीनी मिट्टी और क्वार्टजाइट भी पाया जाता है। चीनी मिट्टी और क्वार्टजाइट भी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी फायर क्ले, चीनी मिट्टी और क्वार्टजाइट भागलपुर जिला का प्रमुख खनिज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है? तो वो किया है बांका में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है? बांका जिला। 128 राजगीर में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है वेंकैया नायडू। राजगीर में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वेंकैया नायडू। बिहार के किस मिशन को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। बिहार के किस मिशन को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने रिवर सिटीज एलायंस RCA लॉन्च किया है। बिहार के कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है? तो 4। जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने रिवर सिटीज एलायंस RCA लॉन्च किया है। तो बिहार के कितने शहरों में इसे शामिल किया गया है? तो 4। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो रखा गया आकांक्षी यानी एस्पिरेंट में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आकांक्षी यानी एस्पिरेंट में। किस देश ने अपने यहाँ के निजी बैंकों के पास आयात हेतु विदेशी मुद्रा की समाप्ति की वजह से खाद्य पदार्थों में कमी के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है? तो वो कर दिया है
श्रीलंका। किस देश ने अपने यहाँ के निजी बैंकों के पास आयात हेतु विदेशी मुद्रा की समाप्ति की वजह से खाद्य पदार्थों में कमी के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है? श्रीलंका। दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसे यू ब्रीथ लाइफ कहा जाता है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किया गया है IIT रोपर। दुनिया का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसे यू ब्रीथ लाइफ कहा जाता है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो IIT रोपर। हाल ही में स्क्रैब टाइफस रोग ने भारत के किस राज्य में 40 से अधिक लोगों की जान ले ली? तो वो था उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्क्रब टाइफस रोग ने भारत के किस राज्य में 40 से अधिक लोगों की जान ले ली? तो उत्तर प्रदेश ने। नवंबर 2021 में किस देश ने डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया? तो वो किया ऑप्शन ई। देखिए, DASat मिसाइल रूस के कॉस्मोस 1408 नामक उपग्रह से टकराया था। कहाँ? रूस, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो रूस। आंसर क्या हो जाएगा? रूस। नवंबर 2021 में किस देश ने डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट DASAT का परीक्षण किया? जो आंसर क्या होगा? रूस। शिक्षा की 16वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2021 ग्रामीण किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो वो प्रकाशित की गई थी प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है 2021 से 2025 के लिए। भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए फिर से चुना गया है? तो 2021 से 2025 के लिए चुना गया है। देखते हैं 138 नंबर। सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए आंसर में क्या होगा कि श्रीमती माधवी पुरी बुच। श्रीमती माधवी बुची श्रीमती माधवी पुरी बुच ये 28 फरवरी 2022 को श्री अजय त्यागी, आंसर में पहले क्या था? अजय त्यागी होता, लेकिन अब माधवी पुरी बुच होगा, क्योंकि 28 फरवरी से पहले तक अजय त्यागी थे, लेकिन अब माधवी पुरी बुच हैं। कहाँ के? CEO सेबी के, इसलिए इस ऑप्शन में ई हो जाएगा। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है बालासोर। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा का बालासोर जिला। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार बालासोर को दिया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है मध्य प्रदेश में। कूनो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ 13 चीता मिलने की उम्मीद है। 13 चीता। अब देखिए 141 से आप लोग को मैथ के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन सारे सवालों को आप बनाएंगे और बना के इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करें। और विशेष क्या बोलूँ, आप लोग का एग्ज़ाम संभावित हो गया है 8 मई को, तो आप इस डेट को फाइनल मार कर पढ़ाई पढ़ते रहें। और आप लोग से विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएँ आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।